Hi everyone, welcome to CGB Mentors. So in this lecture we will again solve few interesting questions and you can expect this kind of questions on the D-Day as well. So let us look at question number 1. So again ये question क्या है, डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड है एंड ऑल ऑफ अस नो दैट कि यूपीएससी सीसैट में डेटा सफिशिएंसी के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एटलीस्ट 7, 8, 10 क्वेश्चंस होते हैं डेटा सफिशिएंसी से, राइट। ऑब्वियस है कि कुछ क्वेश्चंस उसमें से थोड़े से ट्रिकी होते हैं बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डूएबल होते हैं। सो लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द 2-digit नंबर। सो आवर अल्टीमेट गोल इज टू फाइंड दैट 2-digit नंबर। ये क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, व्हाट इज दैट 2-digit नंबर। सो बेसिकली स्टेटमेंट 1 में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है द 10th digit इज 3 times द यूनिट्स डिजिट। वैसे जब मैं 2-digit नंबर की बात करता हूँ तो क्या आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आता है कि सपोज एक 2-digit नंबर है ए बी, राइट। और यदि 2-digit नंबर है ए बी, सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट कि ये जो बी है वो तो यूनिट्स प्लेस पे है और ये जो ए है वो तो 10th digit है, राइट। उसके बाद इफ यू लुक एट स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द 10th digit is 3 times the unit digit. What does it mean? It means that you can write a equal to 3 into b, right? लेकिन क्या a equal to 3b से आप फाइंड आउट कर पाओगे कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, क्योंकि यदि आपको उस 2-digit नंबर को फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियस है आपको a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन बाय यूजिंग स्टेटमेंट 1 अलोन। ओके, नाउ लेट अस लुक एट स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 8। सो बेसिकली स्टेटमेंट 2 क्या कन्वे कर रहा है, a प्लस बी इक्वल टू 8। ओके, क्या सिर्फ इस इक्वेशन से a प्लस बी इक्वल टू 8 से आप a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो आप a और b का वैल्यू फाइंड आउट a प्लस बी इक्वल टू 8 से। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन बाय यूजिंग स्टेटमेंट 2 अलोन। सो बेसिकली इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट में से किसी भी स्टेटमेंट से यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको सिंपली दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना होता है, राइट। दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि जो भी दोनों स्टेटमेंट में डेटा है उस डेटा को आप कंबाइन करके सोचते हो। सो बेसिकली ये आपके स्टेटमेंट 1 से है, ये स्टेटमेंट 2 से है। सो बेसिकली अब आपके पास दो इक्वेशन है ए और बी में, तो ऑब्वियस है यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, राइट। तो आप बिना सॉल्व किए हुए भी आप इजीली आंसर कर सकते हो दैट या कौन सा ऑप्शन कि 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट। लेकिन यदि आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। देखो कैसे, यदि आप दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके सॉल्व करोगे तो क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 3b है आपके पास में, a इक्वल टू 3b आप इसमें पुट करोगे तो 3b प्लस b इक्वल टू 8, सो 4b इक्वल टू 8, सो b इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 2। सो ए बी में b का वैल्यू क्या आ चुका है, 2 आ चुका है और a का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। सो बेसिकली a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 6। सो बेसिकली क्या है वो 2-digit नंबर, वो 2-digit नंबर है 62। सर एक वीक में क्या करें कि सी सेट क्लियर हो जाए। ओके, मैं इसके लिए आपको जैसे कुछ बताता हूँ कि आप इन टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हो। सबसे पहली बात, आपकी एडिटोरियल्स पढ़ने की हैबिट तो होगी, राइट। तो जो इंग्लिश वाला सेक्शन है उससे जो जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सबसे पहले तो उस पर फोकस करना चाहिए। उसके लिए आप लास्ट 3-4 ईयर्स का प्रीवियस ईयर का जो इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा आप सॉल्व करो। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या आपकी इंग्लिश सेक्शन में एक्यूरेसी है, राइट। यदि आपकी इंग्लिश सेक्शन में एक्यूरेसी है तब तो आप सबसे पहले इंग्लिश से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उस पर फोकस कर सकते हो, राइट। उसके बाद आप क्वांट एलआर में जो इजियर टॉपिक्स है जैसे लॉजिकल रीजनिंग में आप कैलेंडर पे फोकस कर सकते हो, राइट। उसके बाद जो है सो आप सिलॉड पे भी फोकस कर सकते हो क्योंकि यूपीएससी सीसेट में सिलॉड से आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आरसी में सही है एक्यूरेसी। ओके, यदि आपका आरसी में एक्यूरेसी सही है तब तो ऑब्वियस है, तब तो आपके अच्छे मार्क्स इंग्लिश सेक्शन से भी आ जाएंगे। उसके बाद ओके, मैथ्स एंड रीजनिंग में इशू है। ओके, जैसे मैथ्स में आप फोकस कर सकते हो, जो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस आते हैं वो भी डुएबल होते हैं, राइट। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस डुएबल होते हैं। उसके बाद आप एवरेज टॉपिक पर फोकस कर सकते हो क्योंकि वहाँ से भी आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
उसके बाद आपका पार्टनरशिप से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। दूसरी बात, यदि मैथ्स में यदि आपका इशू है तो आई विल सजेस्ट यू कि एक बार आप परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट कर लो, क्योंकि परसेंटेज टॉपिक पर यदि आपका अच्छा कमांड होगा तो आप क्वांट के और भी क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ऑर्डर एंड रैंकिंग पर भी आप फोकस कर सकते हो। उसके बाद कोडिंग वाला एक क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा रहता है, सपोज ऐसे करके आप सोचो कि CGB इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑन द प्लेनेट, राइट। उसके लिए कुछ कोड दिया हुआ है सपोज आपको, तो ऑब्वियस है जो हर वर्ड के लिए कोड होता है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डुएबल होते हैं। तो आप इन टॉपिक्स पर जो है सो फोकस कर सकते हो। यदि आप इन टॉपिक्स पर भी यदि आप फोकस कर लेते हो तो ऑब्वियस है कि यहाँ से भी आप 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और वहाँ पर तो पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। तो आपका अल्टीमेट गोल तो UPSC CSET में क्या होगा कि क्वालिफाइंग स्कोर आ जाए। क्वालिफाइंग स्कोर से ज़्यादा जो भी है वो तो प्लस है, ठीक है, राइट। तो आप बस इन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करो। और एक वीडियो मैंने शेयर किया था लास्ट मंथ आई गेस, जिसमें जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उसके रिगार्डिंग वीडियो आप देखना, आई गेस मिल जाएगा उसमें प्रॉपर मैंने बताया है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं UPSC CSET में, और कौन कौन से टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटी में रखना चाहिए। आई विल सजेस्ट यू कि एक बार आप उसे भी देख लो। ओके, सो बेसिकली क्या आंसर है इसका? द आंसर इज 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है? 4 bells ring at regular intervals of 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes and 6 minutes. If they all rang together at 7 AM, at what time will they next all ring together? So basically ये कौन से टॉपिक से है? जैसे LCM HCF भी एक टॉपिक है जिस पर आप फोकस कर सकते हो फॉर UPSC CSET एग्जाम, क्योंकि आसान क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक से। सो बेसिकली सबसे पहले आपको LCM फाइंड आउट करना होगा 2, 3, 5 और 6 का, तो राइट। तो मैंने बताया था कि LCM फाइंड आउट करने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन वाले कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर सकते हो। तो इसे आप क्या लिखोगे? 2 to the power 1, इसे आप लिखोगे 3 to the power 1, इसे आप लिख सकते हो 5 to the power 1। यदि आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसे आप लिख सकते हो 2 into 3, सो 2 to the power 1 into 3 to the power 1। LCM के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी प्राइम नंबर्स आपको मिलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में, आप सारे प्राइम नंबर्स को लेते हो और उसका मैक्सिमम पावर लेते हो। तो देखो एक तो 2 दिख रहा है, 2 का मैक्सिमम पावर क्या है? यहाँ पर देखो 2 दो जगह प्रेजेंट है, दोनों में पावर 1 ही है, सो ऑब्वियस है कि 2 का पावर क्या लेना है? आपको 1 लेना है। देन आप 3 ले सकते हो, भले ही 3 दो जगह प्रेजेंट है, एक भी जगह प्रेजेंट होता तो आपको उसे लेना ही था, और 3 का मैक्सिमम पावर लेना था जो यहाँ पर 1 ही है। सिमिलरली आप जो है सो 5 का भी आपको मैक्सिमम पावर लेना है, लेकिन यहाँ पर 5 का भी मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। सो LCM क्या है आपका? 30 है। अब यदि LCM 30 है, सो व्हाट डज इट मीन कि यदि ये चारों बेल एक साथ 7 AM पर दे हैव रिंग टुगेदर, राइट। सो कितने मिनट्स के बाद वो दोबारा एक साथ फिर से रिंग करेंगे? आफ्टर 30 मिनट्स। सो बेसिकली 7 AM पर दे हैव रिंग टुगेदर आफ्टर 30 मिनट्स मीन्स 7:30 AM। सो द आंसर इज 7:30 AM, राइट। अब यदि सपोज 7:30 AM के बाद वाला यदि आपसे पूछा जाता टाइम, तो ऑब्वियस 8 AM पर होता, फिर 8:30 AM पर होगा, क्योंकि आफ्टर 30 मिनट्स ये सारे बेल्स एक साथ ये जो है सो रिंग करेंगे। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। और एक और चीज, आप यदि अभी तक आई गेस की 8th लेक्चर है UPSC CSET के रिगार्डिंग, जिसमें मैं डेली कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं UPSC CSET में। यदि आप इन क्वेश्चंस को भी डिलीजेंटली सॉल्व करते हो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिन कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, यदि उसे आप सीखते जा रहे हो, तो उस वे में भी आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि अभी तो CSET एग्जाम में भी है कुछ टाइम, और तब तक आई गेस की 15 से 16 लेक्चर मैं ले लूँगा। सारे लेक्चर्स में डिस्कस एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस विद यू, जो कि मोर देन इनफ है। यदि आप इन 150 क्वेश्चंस को भी यदि आप सच में सीख लेते हो, यू विल बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 15-20 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांट एंड रीजनिंग ऑन द D-Day। ओके, लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। सो क्या दिया हुआ है? रमेश went to a store to buy a pair of headphones priced at ₹1,500. The shop was offering a 20% discount. At the time of billing, a 12% sales tax was applied on the discounted price, making his total bill 1,344. How much did he pay
एज सेल स्टेट्स। अगेन ये वैसे तो आपको देखने से लग रहा होगा कि ये प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट टॉपिक से है, ये क्वेश्चन उसी टॉपिक से, लेकिन यदि आप परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का भी यूज करोगे यू विल बी एबल टू सॉल्व। सो क्या दिया हुआ है कि रमेश वेंट टू ए स्टोर टू बाय ए पेयर ऑफ हेडफोन्स, कितने प्राइस में वो परचेज करने गया 1500 रुपीज में, लेकिन शॉप 20% शॉप ने उसे डिस्काउंट ऑफर किया है। सो 20% डिस्काउंट ऑफर किया, व्हाट डज इट मीन कि 20% प्राइस रिड्यूस हो गया है, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे वेज हैं कि पहले तो आप 20% फाइंड आउट कर लो 1500 का, जो कि 300 होता है। सो 1500 माइनस 200 इज इक्वल टू 1300 हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से सोचो कि 1500 रुपीज राइट है प्राइस है, लेकिन 20% डिस्काउंट ऑफर है, मीन्स प्राइस में 20% का रिडक्शन है। सो यू कैन राइट 1500 इंटू 1 माइनस 0.2 या इंटू 0.8, आप जिस वे में भी कंफर्टेबल हो। यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1500 इंटू 80/100, सो दिस इज इक्वल टू 1200। ओके, अब यदि आप फर्दर पढ़ोगे तो क्या दिया है, एट द टाइम ऑफ बिलिंग 12% सेल्स टैक्स अप्लाई होता है, राइट, डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो अब देखो क्या है 12% डिस्काउंटेड, 12% जो सेल्स टैक्स अप्लाई होता है वो किस पर अप्लाई होगा, 1200 पर होगा। सो बेसिकली आप देखो ये जो 1200 है उसका यदि इस पर यदि 12% सेल्स टैक्स अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कितना अमाउंट होगा, ये होगा 144, क्योंकि 20 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो 12 इंटू 12 इक्वल टू 144। सो बेसिकली सेल्स टैक्स कितना लग रहा है, सेल्स टैक्स लग रहा है 144, सेल्स टैक्स क्या लग रहा है 144 लग रहा है, राइट। आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच डिड ही पे एज सेल्स टैक्स। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 144। वैसे यदि आप चाहते तो आप ये अलग से फाइंड आउट नहीं करते, आपको ये तो पता चल चुका था कि डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, दैट इज 1200, उस पर 12% का सेल्स टैक्स लग रहा है, जिससे प्राइस क्या हो चुका है, जिससे फाइनल प्राइस हो चुका है 1344 रुपीज। तो आप एक काम डायरेक्ट ये भी कर सकते थे कि 1344 माइनस 1200 यदि आप करते तो यहां से भी आपका आंसर 144 रुपीज आ जाता, राइट। तो आपको ये अलग से फाइंड आउट नहीं भी करते तो आपका काम चल सकता था। सो व्हाट इज द आंसर इज रुपीज 144। ओके, अगेन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड है, राइट। और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी सेट में, राइट। सो क्या है स्टेटमेंट है, सॉरी ये स्टेटमेंट डेटा सफिशिएंसी से तो नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट और कंक्लूजन से है, लेकिन स्टेटमेंट और कंक्लूजन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टेटमेंट क्या है, 7x + 35 इज डिविजिबल बाय x। ओके, फिर कंक्लूजन्स दिया हुआ है x कैन बी 7, और दूसरा कंक्लूजन है x कैन टेक एट मोस्ट 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव वैल्यूज, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका तो ऑब्वियस है, इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग है, राइट। क्या है इस स्टेटमेंट का मीनिंग, इस स्टेटमेंट का मीनिंग यदि आप केयरफुली सोचोगे, यदि 7x + 35 डिविजिबल है x से, सो व्हाट डज इट मीन कि 7x + 35 x का मल्टीपल है। डिविजिबल होने का क्या मीनिंग होता है कि यदि आप 7x + 35 को डिवाइड करोगे x से तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। सो बेसिकली इसे यदि आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे, 7x डिवाइडेड बाय x प्लस 35 बाय x। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू x और x एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो 7 + 35 बाय x, राइट। क्या आ जाएगा आपको 7 + 35 बाय x। अब देखो अब आपको क्या दिया हुआ है, कंक्लूजन 1 कह रहा है x कैन बी 7। देखो आप या x कैन बी 7, कैसे x कैन बी 7 हो सकता है। अब सोचो यहाँ पर x के बदले आप 7 पुट करो, 7 + 35 बाय 7, देख सकते हो अब ये जो 35 है, राइट, वो क्या होना चाहिए, वो x से डिविजिबल होना चाहिए, वो x का मल्टीपल होना चाहिए। यदि कंक्लूजन 1 ये कह रहा है कि x जो है 7 है, सो हो तो रहा है, यदि x 7 है तो ऑब्वियस है x क्या हो सकता है, x का मल्टीपल 35 होना चाहिए। सो x के बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और भी वैल्यूज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो स्टेटमेंट 1 में क्या दिया हुआ है, x कैन बी 7, यस x कैन बी 7। देखो उस केस में क्या वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 12। सो बेसिकली 7x + 35 बाय x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। सो यह x कैन बी 7, ये कंक्लूजन क्या है, ये करेक्ट है। अब क्या दिया हुआ है, x कैन टेक एट मोस्ट 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव वैल्यूज।
ओके देखो यहाँ पर यदि 7 + 35/x आ रहा है, सो व्हाट डज इट मीन कि x के बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये 35/x यदि कोई इंटीजर है, सो व्हाट डज इट मीन उसके लिए 35 को x का मल्टीपल होना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर x की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, 1, 5, 7 एंड 35। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि x के मैक्सिमम कितने डिस्टिंक्ट पॉजिटिव वैल्यूज हो सकते हैं, 4 वैल्यूज हो सकते हैं, 1, 5, 7 एंड 35। सो कंक्लूजन 2 भी क्या है आपका करेक्ट है। सो द आंसर इज बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2, ये क्या है लॉजिकली फॉलो यहाँ से हो रहा है। ओके सो आई विल सजेस्ट यू, देखो कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को वैसे यदि आप नहीं कंफर्टेबल हो तो ऑब्वियस है कि आप बिगिनिंग में तो नहीं ट्राई करोगे, राइट, लेकिन हाँ एंड में आप प्लान कर सकते हो। इन क्वेश्चंस का बस अपीयरेंस ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, राइट, लेकिन यदि आप इसे सॉल्व करने जाओगे, यदि आप इसे प्रॉपर वे में प्रेजेंट करोगे अपने रफ शीट पर, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आपको समझ में आ जाएगा कि ओके दिस क्वेश्चन इज डूएबल। लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी 175। ओके उसके बाद स्टेटमेंट 2 क्या है, द एवरेज ऑफ द ओड नंबर्स फ्रॉम 11 to 51 is 32। देन आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। सो लेट अस थिंक अबाउट स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 क्या है, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी 175। तो क्या आप एक छोटा सा कोई एग्जाम्पल ले लो कि 5 का मल्टीपल यदि आप सोचोगे तो आप सोच सकते हो कि 5 का मल्टीपल क्या है, आप 5m ले लो कि 5 का एक मल्टीपल है 5m। सो बेसिकली 5 का एक मल्टीपल है 5m। 5m के जो बाद वाला जस्ट बाद वाला मल्टीपल होगा वो क्या होगा, +5 इसमें ऐड करोगे आप तो 5m के जस्ट बाद वाला मल्टीपल आ जाएगा। सो जस्ट बाद वाला मल्टीपल क्या होगा, 5m + 5। इसके जस्ट बाद वाला मल्टीपल क्या होगा, उसके लिए आपको 5 ऐड करना पड़ेगा। क्यों हम लोग 5 ऐड करके नेक्स्ट मल्टीपल लाते जा रहे हैं। अब सोचो यदि मैं आपसे 5 का मल्टीपल पूछूं तो यू कैन इजीली से 5, 10, 15, 20, 25, 5 ही तो आप ऐड करते जा रहे हो ना। सो बेसिकली 5m + 5m + 5। ओके सो क्या होगा नेक्स्ट मल्टीपल 5m + 10। क्यों हम लोग नेक्स्ट करके सोच रहे हैं, क्योंकि क्लियरली मेंशन है 5 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। ओके सो +5m + 15, राइट। देखो ये है फर्स्ट मल्टीपल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो फिफ्थ वन क्या होगा, फिफ्थ वन के लिए आप लिख सकते हो 5m + 20 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 175। तो आपको चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आपने ले लिया 5 का, आपने अज्यूम कर लिया कि ये 5 क्या है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है, राइट। आपने एक मल्टीपल पहले फाइंड अज्यूम कर लिया दैट इज 5m। उसके बाद आप उसमें +5 + 5 करते चले गए एंड यू आर एबल टू राइट 5 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5। ओके अब यदि आप इसे सिंपली सॉल्व करोगे, 5m कितने टाइम्स है, 5m आपके पास 5 टाइम्स है। सो दिस इज इक्वल टू 25m। ओके उसके बाद देखो आपके पास क्या है, 5 + 10 इज 15 + 15 इज 30, 30 + 20 इज व्हाट, दैट इज 50, राइट। तो आप देख सकते हो 5 + 10 इज 15, 15 + 15 इज 30, 30 + 20 इज 50। सो 25 + 50 इक्वल टू 175। इसे यदि आप सॉल्व करोगे तो 25m इक्वल टू 175 - 50, सो दैट इज इक्वल टू 125। सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 125 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज इक्वल टू 5। तो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू आ चुकी है 5। सो बेसिकली क्या यहाँ से आप 5m फाइंड आउट कर सकते हो। 5m क्या है, या 5m है आपके पास में 25, 5 × 5 इक्वल टू 25। तो व्हाट डज इट मीन, यदि यहाँ पर m का वैल्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा तभी जा करके तो आप यहाँ पर फाइंड आउट, तभी जा करके तो 5m जो है सो 5 का एक मल्टीपल हो पा रहा है कि ओके 5m इक्वल टू 25 हो पा रहा है। सो देखो 5m क्या है 25, जस्ट बाद वाला क्या होगा 30, देन 5m + 10 कितना हो जाएगा 35, देन 40, देन 45, और इसे यदि आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 175। आप इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, वैसे कोई नीड नहीं है, क्योंकि वंस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 5 मीन्स या स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। लेट अस थिंक अबाउट स्टेटमेंट 2। क्या दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ द ओड नंबर्स फ्रॉम 11 to 51 इज 32। सो ओके 11 to 51 में आपको ओड नंबर सोचना है। सो बेसिकली क्या होगा 11, देन 13,
देन 15, देन 17 एंड सो ऑन। एंड में क्या आएगा 47, 49, 51, राइट। सो देयर आर सो मैनी नंबर्स, राइट। 11 to 51 में आपने सारे ओड नंबर्स को यहाँ पर लिख दिया। हम लोग नहीं लिख रहे हैं 19, 21, 23, क्योंकि इतना आप क्यों ही लिखोगे, राइट। अब आपको थोड़ा सा एपी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एपी का यदि आपको बेसिक नॉलेज होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो नंबर्स हैं ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। जहां पर ए क्या है, जहां पर जो फर्स्ट टर्म क्या है, जहां पर फर्स्ट टर्म है 11, जहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है, जहां पर डी का वैल्यू क्या है वो है 2। देखो आप 13 - 11 is 2, 15 - 13 is 2, 17 - 15 is 2, राइट। सो बेसिकली कॉमन डिफरेंस क्या है, डी की वैल्यू क्या है 2। आपको फिर याद होना चाहिए कि जो लास्ट टर्म होता है उसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या होता है, जो यहाँ पर क्या है 51 है। मैंने आई गेस कि 8th लेक्चर है, इससे पहले वाले लेक्चर में भी एपी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को मैंने किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कैसे फाइंड क्या होता है एन टर्म्स का सम इन एन ए पी, राइट, n/2 × 2a + n-1 × d। फिर मैंने ये भी समझाया था कि क्यों वो फिर हो जाता है n/2 × a + l हो जाता है, राइट। वो सब मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है। सो बेसिकली एपी में क्या होता है, एपी के टर्म्स का यदि आपको एवरेज फाइंड आउट करना हो तो आज के लेक्चर में बस मैं डायरेक्ट वो शॉर्टकट वो फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ। मैं उन कॉन्सेप्ट्स को फिर से नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर। वो क्या होता है, वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म है 11, लास्ट टर्म है 51। सो 11 + 51 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 62/2। सो दैट इज इक्वल टू 31। सो क्या है एवरेज, एवरेज इज इक्वल टू 31। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एवरेज आपको दिया हुआ है 32। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो द आंसर इज ओनली 1। और आप ये याद रख सकते हो कि यदि कोई एपी है उसका एवरेज आपको फाइंड आउट करना है एपी के टर्म्स का। सो बेसिकली यू कैन सिंपली ऐड फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। वो आपको क्या देगा, वो आपको एवरेज का एक्सेस देगा। सो देख सकते हो यहाँ पर 32 दिया हुआ है, जबकि एवरेज क्या है दैट इज 31। सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ओनली 1 इज करेक्ट। ओके, सिलॉट एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप फोकस कर सकते हो यूपीएससी सीसेट एग्जाम में, क्योंकि आसान क्वेश्चंस आते हैं सिलॉट से। सो अगेन कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सो लेट अस ट्राई टू क्रिएट जेनरिक डायग्राम फॉर दोज स्टेटमेंट्स। क्या है, ऑल ए आर बी। सो ओके, ऑल ए आर बी यदि है तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं क्या, ऑल ए आर बी। सो बेसिकली ऑल ए आर बी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है दूसरा स्टेटमेंट, ऑल सी आर ए। सो ऑल सी आर ए, तो जेनरिक क्या क्रिएट करोगे आप, ऑल सी आर ए, ठीक है। फिर क्या, ऑल डी आर सी। ऑल डी आर सी दिया हुआ है। सो बेसिकली ऑल डी आर सी, सारे डी क्या है सी के अंदर है, सो ऑल डी आर सी। तो ये क्या है, ये तो आपका जेनरिक डायग्राम है। लेट अस लुक एट कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स में क्या दिया हुआ है, ऑल बी आर सी। अब यदि ऑल बी आर सी को यदि आप ट्रू मान रहे हो, सो बेसिकली ऑल बी आर सी ट्रू होना चाहिए इन 100% ऑफ केसेज। मीन्स आप कोई सा भी डायग्राम सोचो दिए गए स्टेटमेंट से, सब में ऑल बी आर सी दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो आपने एक छोटा सा जेनरिक डायग्राम क्रिएट किया और आपको उसमें दिख रहा है कि ऑल बी आर सी ट्रू नहीं है। देखो आप ऑल बी आर सी, क्या आप इस जेनरिक, क्या सपोज आप थोड़ी देर के लिए स्टेटमेंट भूल जाओ। इफ आई आस्क यू कि ओके लेट अस लुक एट दिस वेन डायग्राम एंड आई एम आस्किंग यू क्या ऑल बी आर सी है, आप इजीली आंसर कर सकते हो नहीं, ऑल बी आर सी नहीं है, राइट। जबकि यदि ऑल बी आर सी ट्रू होता तो वो ट्रू होता फॉर एनी वेन डायग्राम। आप कोई सा भी वेन डायग्राम सोचते सबके लिए ट्रू होता। सो बेसिकली कंक्लूजन 1 क्या है आपका, इनकरेक्ट है। कंक्लूजन 2 क्या कह रहा है, ऑल सी आर बी, ठीक है। अब यदि ऑल सी आर बी है तो हाँ दिस इज ट्रू, राइट। ऑल सी आर बी क्या है, इस केस में ट्रू है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस केस में भी आपको क्या दिख रहा है, ऑल सी आर बी दिख रहा है। अब कोई सा भी और भी यदि जेनरिक डायग्राम यदि आप क्रिएट करने जाओगे, सब में आपको ऑल सी आर बी दिखेगा। क्यों दिखेगा, आप सोचो ऑल सी आर ए है, जो भी सी है सबके सब ए है, और जो ए है सबके सब बी है। सो ऑब्वियस है ऑल सी आर बी तो ट्रू होगा ही। सो लेट अस थिंक अबाउट कंक्लूजन 3। कंक्लूजन 3 क्या आ रहा है, ऑल डी आर बी। यस, ऑल डी आर बी। ऑल डी आर बी क्यों हो रहा है, देखो ये इस डायग्राम को भी देख करके आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप ऐसे सोचो कि ऑल डी आर सी है, सब के सब डी सी है,
जो सी है वो ए है, जो ए है वो बी है। सो ऑब्वियस है ऑल डी आर बी। ओके, ऑल डी आर ए। इवन यदि आप इस डायग्राम में देखोगे तो भी सही है, लेकिन यदि आप लॉजिकली यहां से भी सोचो कि सब सारे डी सी है और सारे सी क्या है, ए है। सो ऑल डी आर ए, दैट इज आल्सो ट्रू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ओनली 2, 3 and 4। लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। ये काफी आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक से। तो यूपीएससी सीसेट में सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो डुएबल होते हैं, यदि बस आप क्वेश्चन को सही वे में पढ़ के इंटरप्रेट कर पाओ तो। क्या दिया हुआ है, ए मैन डिवाइड्स ₹900 into 3 parts and gives them to his 3 daughters to invest, instructing that the simple interest earned after 3 years, 4 years and 6 years respectively should all be equal. If the rate of simple interest is 5% per annum in all cases, what is the smallest amount he gave? So there is a man, he has 3 daughters, he gives a sum amount to all of his daughters. टोटल अमाउंट क्या होगा जो तीनों डॉटर को मिलेगा वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 900। सो आप ये अज्यूम कर सकते हो क्या कि एक डॉटर को मान लो ए रुपीज मिला, दूसरे को रुपीज बी मिला एंड तीसरे को रुपीज सी मिला, ठीक है। लेकिन आप रुपीज सी क्यों सोच रहे हो, देखो टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट तीनों डॉटर्स को जोड़ने के बाद में 900 रुपीज होना चाहिए, राइट। तो यदि 900 रुपीज होना चाहिए तो आपने मान लिया कि एक डॉटर को ए मिला तो दूसरे को बी मिला, तो ऑब्वियस है थर्ड वन को क्या मिलेगा, थर्ड वन को 900 माइनस ए माइनस बी मिलेगा। आप चाहते तो सी भी इसे एज्यूम कर सकते थे, बट बाद में मे भी कुछ और भी इक्वेशंस क्रिएट करना होता तब आप इसे सॉल्व कर पाते, ठीक है। सो वन डॉटर गेट रुपीज ए, अनदर वन रुपीज बी एंड अनदर वन 900 माइनस ए माइनस बी। अब क्या दिया हुआ है कि एक डॉटर 3 इयर्स के लिए रुपीज इन्वेस्ट करती है, सेकेंड वन 4 इयर्स के लिए, थर्ड वन 6 इयर्स के लिए। अब कहीं भी इसमें 3, 4, 6 रख सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन लेट अस अज्यूम कि ये क्या है 3 इयर्स के लिए है, ये है 4 इयर्स के लिए एंड दिस वन फॉर 6 इयर्स। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट सबके केस में इक्वल है, दैट इज 5%। सो दिस डॉटर इन्वेस्ट्स फॉर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 5%, राइट। सिमिलरली इसमें भी 5% सिंपल इंटरेस्ट और थर्ड डॉटर भी 5% सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन एक और भी डेटा दिया हुआ है, वो क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट तीनों डॉटर को इक्वली मिलता है। लेट अस रीड दैट लाइन, इंस्ट्रक्टिंग दैट द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड आफ्टर शुड ऑल बी इक्वल। सो बेसिकली ये है प्रिंसिपल, ये है टाइम, राइट, और ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्या कि क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट इन ईच केस, एंड सिंपल इंटरेस्ट शुड बी इक्वल। सो आप देखो सिंपल इंटरेस्ट यदि आप इस केस के लिए सोचोगे तो ये क्या लिखोगे आप, P इंटू आर इंटू टी ही तो लिखते हो आप। सो A इंटू 3 इंटू 5/100, ओके। इस केस में आप क्या लिखोगे, B इंटू 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, और इस केस में क्या लिखोगे आप 900 माइनस A माइनस B इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। और ये तीनों अमाउंट क्या होने चाहिए, ये तीनों अमाउंट इक्वल होने चाहिए। सो यू शुड इक्वेट दीज अमाउंट्स, राइट। यदि आप इन तीनों अमाउंट को इक्वल करोगे तो ऑब्वियस है अब आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना होगा। आपको डिनोमिनेटर में 100 हर जगह दिख रहा होगा, राइट, तो इसे आप कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद आपको ये इंटू 5 हर जगह दिख रहा होगा, तो इसे भी आप कैंसिल कर सकते हो। लेट अस ओनली फोकस ऑन दिस वन एंड दिस वन। क्या यहाँ से आप लिख सकते हो A इंटू 3 इज 3A, दैट इज इक्वल टू 4B, राइट। और यहां पर क्या है 900 माइनस A माइनस B इंटू 6 है, तो ठीक है आप इसे भी रहने दो। लेकिन देखो यहां से क्या इक्वेशन मिला आपको, यू गॉट 3A इक्वल टू 4B, ठीक है। अब जरा आप इन दोनों इक्वेशंस पे आप फोकस करो, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन पे यदि आप फोकस करोगे तो देखो यहां पर क्या है B इंटू 4 है, और आपको इस साइड क्या दिख रहा है 900 माइनस A माइनस B इंटू 6, ओके। अब आप एक काम कर सकते हो क्या, थोड़ा सा यदि आप और सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 3 यहां से आपको दिख रहा होगा। सो बेसिकली 2 इंटू बी क्या है, दैट इज 2B, ओके। 900 इंटू 3 क्या है, दैट इज 2700, माइनस A इंटू 3 क्या है, दैट इज माइनस 3A, माइनस B इंटू 3 क्या है, दैट इज
माइनस 3b। ओके, सो ये जो इक्वेशन है ये ए और बी में है। ओके, लेकिन देखो आपके पास एक डेटा और भी है, क्या है वो 3a, एक इक्वेशन और भी है, वो क्या कहता है 3a इक्वल टू 4b। तो क्या आप एक काम कर सकते हो, कैन यू रिप्लेस 3a विद 4b। यदि आप 3a को 4b से रिप्लेस कर दो तो आप क्या लिख दोगे, 2700 माइनस 4b माइनस 3b, राइट। सो यहाँ से क्या लिख सकते हो, 2b प्लस 4b प्लस 3b इक्वल टू 2700। सो 9b इक्वल टू 2700। सो b इक्वल टू 2700 divided by 3 that is equal to, sorry, divided by 9 that is equal to 300। तो यहाँ से आपको b का वैल्यू मिल गया, और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 300। b का वैल्यू यदि 300 है तो क्या यहाँ से आप 3a इक्वल टू 4b अप्लाई करके a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। 3a इक्वल टू 4 इंटू 300, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, b के बदले आप 300 पुट कर रहे हो। सो बेसिकली 3 इंटू 100, सो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा 400, b का वैल्यू आपके पास कितना है 300 है। उसके बाद क्या आप यहाँ पर सोच सकते हो कि थर्ड डॉटर को कितना अमाउंट मिलेगा। वैसे आप चाहो तो a और b का वैल्यू पुट कर सकते हो, 900 माइनस 400 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 200। ये आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि टोटल अमाउंट यदि 900 है और दो डॉटर को 400 एंड 300 मिला है, सो ऑब्वियस है थर्ड वन को 200 मिलेगा। नाउ लेट अस रीड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि क्या आंसर करना था। आंसर करना था व्हाट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ही गिव। सो स्मॉलेस्ट अमाउंट इन तीनों में से कौन सा है, दैट इज 200 रुपीज। सो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यदि सपोज लार्जेस्ट अमाउंट पूछा जाता तो आप क्या आंसर करते, आप 400 आंसर कर सकते थे। Now let us look at question number 8। क्या दिया हुआ है, in a regular pentagon what is the total measure of all its interior angles and all its exterior angles। अब क्या होता है, ये जो रेगुलर पेंटागन है यहाँ पर, तो क्या आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए मैंने एक लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट तो नहीं, आई कांट रिकॉल कि लास्ट वन था या कौन सा था, लेकिन किसी एक लेक्चर में मैंने बताया था एक्सटर्नल एंगल इंटरनल एंगल वाले फार्मूला, राइट, कि कैसे निकालते हैं एक्सटीरियर एंगल, कैसे निकालते हैं इंटीरियर एंगल, और उसके लिए शायद मैंने 2 मेथड आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि इंटीरियर एंगल्स का सम के लिए क्या फार्मूला था, n माइनस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के लिए n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, राइट। सो पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स होता है। सो इजीली आप कर सकते हो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। सो बेसिकली 3 इंटू 180 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू 540 डिग्री। यदि यहाँ पर हेक्सागन होता तो आप n के बदले 6 रख सकते थे। आप स्क्वायर रख के सोचो, स्क्वायर में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, 360 डिग्री होता है। 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री मीन्स 2 इंटू 180 डिग्री मीन्स 360 डिग्री आप देख सकते हो, राइट। सो यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स होता है। सो क्या है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, दैट इज 540 डिग्री। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है, राइट, व्हेन इट कम्स टू रेगुलर पॉलीगन या इरेगुलर पॉलीगन में भी। सो बेसिकली सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, दैट इज 360 डिग्री। सो बेसिकली आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे इन्हीं एंगल्स का सम पूछा जा रहा है, राइट। सो बेसिकली 540 डिग्री प्लस 360 डिग्री, so that is equal to what, that is equal to 900 degree and that is present in option B। so option B is the correct answer। तो आपको आई गेस कि याद रखना चाहिए, क्योंकि इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो डुएबल होते हैं, क्योंकि इसमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वैसे भी जब मेंसुरेशन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यदि आपको फार्मूलाज भी पता हो तो यू शुड बी एबल टू आंसर। ओके, लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। ये AMGM से रिलेटेड कॉन्सेप्ट से है। तो यदि आप इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब या तो आपका साइंस वाला बैकग्राउंड हो या फिर भले आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो लेकिन आपने इन चैप्टर्स में सच में एफर्ट्स डाला है, देन यू विल बी एबल टू थिंक एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर, राइट। इसलिए यदि आप नहीं भी कर पाओ तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, आपके पास इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं
टू स्किप फ्यू क्वेश्चंस, राइट, जिसको आपको पढ़ के स्किप कर देना है। बस 2 से 4-5 सेकेंड में पढ़ो और स्किप कर दो कि नहीं, आई haven't solved single question related to this step, so why to waste time on this question, okay? So क्या दिया हुआ है, if the product of p positive integers is p to the power p then their sum is, so basically, लेकिन फिर मैं इस टाइप के क्वेश्चंस क्यों डिस्कस करता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूपीएससी सीसेट अपने पुराने पैटर्न वाले क्वेश्चंस को रिपीट करता है थोड़ा सा ट्विक करके, तो यू नेवर नो कि कौन से लॉजिक या कौन से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को फिर से रिपीट किया जा सकता है, राइट? और क्या पता थोड़ा सा बस ट्विक्ड वर्जन में हो तो आप सॉल्व कर पाओ, दैट इज आवर अल्टीमेट गोल, ओके? सो बेसिकली क्या दिया हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ p पॉजिटिव इंटीजर्स इज p टू द पावर p देन देयर सम इज, ओके? उसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए। अब वैसे सोचो कि आप a निगेटिव इंटीजर कभी भी आप आंसर करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव इंटीजर्स है उसके सम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो कभी भी नेगेटिव इंटीजर तो नहीं होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव इंटीजर्स के सम के साथ आप डील कर रहे हो। सो कैन वी अज्यूम कि वो जो p पॉजिटिव इंटीजर्स है वो है a1, a2, a3, a4, कहाँ तक ap, क्योंकि क्या है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज p। तो ये है आपके वो p पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके? आपको क्या दिया होगा कि इन पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या है, मीन्स इन पॉजिटिव इंटीजर्स को यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या मिलता है आपको, यू गेट p टू द पावर p। देखो यदि ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो यहाँ पर यू कैन अप्लाई am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm इज ग्रेटर देन इक्वल टू hm, ठीक है? अब देखो यहाँ पर कैसे समझ में आएगा कि अपने को am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। उसको समझने का एक तरीका है, आपको डील करना है सम के साथ। क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट। आप यदि ज्योमेट्रिक मीन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद होगा तो कैसे फाइंड आउट करते थे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन, सिंपली जो भी नंबर्स होते थे उसका मल्टीप्लीकेशन, राइट? और सपोज यदि p इंटीजर्स है तो उसका pth रूट, n नंबर्स है तो nth रूट, इस तरीके से फाइंड आउट करते थे, राइट? अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर्स को ऐड करते हैं, सिंपली उसे डिवाइड करते हैं कि कितना नंबर्स है उससे, राइट? तो बेसिकली यदि आप सम के बारे में सोच रहे हो, मीन्स इन नंबर्स के सम के बारे में सोच रहे हो, नंबर्स के सम के बारे में सोचोगे तो क्या करोगे आप, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस ap तक आप जाओगे, ठीक है? लेकिन देखो यदि सपोज आपको यदि ये डेटा दिया हुआ है ना, और यदि मैं आपसे ज्योमेट्रिक मीन पूछूं तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन सिंपल होगा a1 इंटू a2 इंटू a3 से लेकर के आप ap तक मल्टीप्लाई करोगे और उसका आप पावर 1/p करोगे। देखो आपको यही डेटा तो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही रेनवे में, तो ये सब क्लूज होते हैं जिसको यदि आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाला कॉन्सेप्ट मुझे अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको सम फाइंड आउट करना है। देखो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दिया हुआ है, सो व्हाट डज इट मीन। और यदि आप ऑप्शंस को देखोगे तो कैसे वाले ऑप्शंस, इक्वल टू p प्लस 1/p, नेवर लेस देन, राइट? और यहाँ पर देखो ग्रेटर देन इक्वल टू से है, तो व्हाट डज इट मीन कि शायद यहाँ पर am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाना पड़ेगा। और यदि आप यहाँ पर am फाइंड आउट करोगे तो p इंटीजर्स है, सो डिवाइड करोगे p से सारे इंटीजर्स के सम को। ये क्या है, दिस इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, यहाँ पर a1 इंटू a2 से लेकर के आप ap तक मल्टीप्लाई करोगे, पावर में 1/p दोगे, राइट? ओके, अब देखो आप ये क्या है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट, p टू द पावर p, ये है आपका प्रोडक्ट। और इसके पावर में क्या है, इसके पावर में है 1/p, ओके? सो यहां से आपको सम फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली अगेन a1 प्लस a2 प्लस ap डिवाइडेड बाई p, दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन दिस वन। सो बेसिकली यदि आप इसे सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, p टू द पावर p इंटू 1/p। सो p एंड p विल कैंसल इच अदर, सो दिस इज इक्वल टू p, राइट? इसे यदि आप सॉल्व करोगे तो किसके इक्वल आएगा, p के इक्वल आएगा। सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू p। सो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो a1 प्लस a2 प्लस ap इज ग्रेटर देन, अब देखो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो p इंटू p। So basically this is equal to, this is greater than or equal to p square, right? Means sum क्या होगा, या तो p square होगा या तो p square से greater than होगा, right?
सो बेसिकली कभी पी ए स्क्वायर से कम तो नहीं होगा, नेवर लेस देन पी ए स्क्वायर, नेवर लेस देन पी ए स्क्वायर, राइट। देखो आप ग्रेटर देन क्या आया है, सम आया है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू पी ए स्क्वायर। सो हमेशा या तो पी ए स्क्वायर हो रहा है या तो उससे बड़ा होगा, तो नेवर लेस देन पी ए स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब छोटे छोटे क्लू भी है ये समझने के लिए कि आपको ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम वाला कॉन्सेप्ट शायद अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ये जो मिसिंग लेटर सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं ये भी डुएबल होते हैं यदि आप इसे नॉर्मल पैटर्न करेक्ट करके सॉल्व कर पाते हो। सुपर, नहीं कर पाते हो आई विल सजेस्ट यू कि 4 ही तो ऑप्शन होते हैं यूपीएससी सीसेट के क्वेश्चंस में, राइट। सो मैं तो सजेस्ट कर देता हूँ ऐसे केस में कि आप नहीं होता है तो इसे नोट करो, चारों ऑप्शंस फिल कर लो। जिस ऑप्शन में कोई क्लियर पैटर्न दिख रहा है दैट इज योर आंसर, और इस वे में आप एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लो। कितना ही टाइम लगेगा आपको, अब 1 मिनट 1.5 मिनट्स में यू विल बी एबल टू राइट एवरीथिंग एंड ट्रैक द पैटर्न कि ओके इस ऑप्शन को जब मैं इस ऑप्शन में दिए गए लेटर्स को जब मैं फिल करता हूँ आई एम एबल टू गेट सम पैटर्न, क्योंकि कुछ पैटर्न्स तो होता ही है, राइट। ओके, बट लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। सो बेसिकली क्या है, एम देन सी देन मिसिंग लेटर then B, C, M, C, B, B, C, then okay, okay। देखो यदि आप अब आपको ना इसमें करना क्या होता है, थोड़ा सा पैटर्न को समझना होता है। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, B, B, C है, ओके। फिर यहाँ पर B, C है, ओके। यहाँ पर भी B, B, C है, ओके। सो बेसिकली आप ऑब्जर्व करोगे यदि केयरफुली तो थोड़ा सा आपको हिंट मिलेगा। इन 3 नंबर्स को, इन 3 लेटर्स को देखो, इसे देखो आप, राइट। सो व्हाट डज इट मीन कि शायद ये जो बाद में जो M है यहाँ पर BBC के बाद में शायद यहाँ पर भी होता। एक बार आप ट्राई करके देखो। सो बेसिकली M शायद यहाँ होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी BCM तो है, लेकिन टेक्निकली यदि हमने यहाँ पर M फिल किया है हम लोगों ने, सो बेसिकली हम लोग क्या मान रहे हैं कि पैटर्न क्या है, पैटर्न है BBCM। सो बेसिकली यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, B होना चाहिए, तभी तो आप यहाँ पर इस पैटर्न को कन्वे कर रहे हो। सो देखो B से आप पहले प्लेस में क्या कह रहे हो, B होना चाहिए। पहले प्लेस में B वाला तो बस 2 ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लास्ट में आप क्या फिल कर रहे हो, सेकेंड लास्ट में आप M फिल कर रहे हो, ठीक है। इसमें भी सेकेंड लास्ट में M है, इसमें भी सेकेंड लास्ट में M है। अब जरा यदि आप पैटर्न को ट्रैक कर पाओ तो देखो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर डबल M हो रहा है। क्या हो रहा है, BBCMM, ओके। यहाँ पर भी देखो BBCM, तो शायद में भी शायद यहाँ पर भी M होना चाहिए, ठीक है। यदि आप ये कन्वे कर रहे हो कि ये पैटर्न है यहाँ पर, सो बेसिकली आप क्या कन्वे कर रहे हो, BBCMM, देन आप यहाँ पर क्या कह रहे हो, C होना चाहिए, राइट। एक आप इस स्टेप से सोच रहे हो, देन आप यहाँ पर सोच रहे हो कि M। देखो आप यहाँ पर यदि BBCMM देन C है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या होना चाहिए, C होना चाहिए, राइट। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। यदि आप इस वे में कर पाते हो सुपर, नहीं कर पाते हो आई विल सजेस्ट यू जस्ट इसे नोट कर लो और चारों ऑप्शंस वाले वैल्यूज फिल कर लो और ट्राई करो कि कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या। देखो अभी यदि आपने सपोज रैंडमली सोचो कि आपने बस फिल किया है यहाँ पर, तो देखो कि आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। यहाँ पर MC है, देन क्या है, देन BBCM है। सपोज आपने ऐसे फिल किया है कि रैंडमली आपने एक ऑप्शन लेके फिल किया है, MC है, देन BBCM है, फिर MC, देन दिस वन। देखो इस तरीके से भी आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो। या देयर इज ए पैटर्न if we fill these letters right in these blank spaces, so the answer is option D. So if you want to solve this kind of interesting questions for your UPSC CSAT exam, you should follow our CGB Mentors channel religiously.